यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, जहां पे इंग्लिश वाले वर्ड ज्यादा यूज करूंगा, जहां पे हिंदी वाले को नहीं समझ में, हिंदी भी उसमें यूज करूंगा। अगर अर्थ है तो इसमें आप पृथ्वी बोलने की जरूरत नहीं है कि नहीं। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए, है ना, अर्थ के ओरिजिन को समझने के लिए यूनिवर्स का ओरिजिन समझना होगा, है ना। यूनिवर्स का ओरिजिन समझना होगा, और यूनिवर्स के जो ओरिजिन है, यानी यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित जो थ्योरीज है, जो सिद्धांत है, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से संबंधित सिद्धांतों को दो कैटेगरी में बांटा गया। क्या क्या? अर्ली थ्योरी, सारा फ्लो चार्ट में बताएंगे, फ्लो चार्ट डायग्राम, जिसको नोट करना होगा नोट करेगा, जिसका अगर नोट्स बना हुआ है पहले से तो नो नीड टू नोट, है ना। सारा डायग्राम और फ्लो चार्ट में बताएंगे। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को से रिलेटेड जो थ्योरीज है, जो सिद्धांत है, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया। अर्ली थ्योरीज एंड बताइए, बताते चलिए, रिवीजन है ना। अर्ली थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज, अर्ली मीन्स प्रारंभिक सिद्धांत, और मॉडर्न मीन्स आधुनिक सिद्धांत। प्रारंभिक सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत, समझ गए। और किस आधार पर बांटा गया? प्रारंभिक सिद्धांत में यानी अर्ली थ्योरीज में जो थ्योरीज दी गई वो किस आधार पे थी? हाइपोथेसिस के आधार पे थी, परिकल्पनाओं के आधार पे थी, उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। ज्यादातर चीजें क्या थी? हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? प्रारंभिक सिद्धांत। और आधुनिक सिद्धांत जो थे वो किस पर बेस्ड थे? साइंटिफिक आइडियाज पे बेस्ड थे, है ना, वैज्ञानिक विचारों पर आधारित थे, और वैज्ञानिक साक्ष्य भी दिए गए, इसीलिए इन्हें आधुनिक सिद्धांत कहा गया। तो अर्ली थ्योरीज में दो तीन थ्योरीज हैं जो मैं समझा देता हूं आपको, और नाम आपसे पूछ सकता है अगर पूछता है तो। सबसे पहली थ्योरी थी, है ना, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ, हाँ, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ, हाइपोथेसिस ऑफ कैंट, इमैनुअल कैंट, यानी कांत की गैसीय परिकल्पना, कांत की गैसीय परिकल्पना। दूसरा था, बताइए, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलास, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलास, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलास, हाइपोथेसिस परिकल्पना यानी लैपलास की नेबुला परिकल्पना या निहारिका परिकल्पना। क्लियर? लैपलास की निहारिका परिकल्पना। और तीसरा बाइनरी थ्योरी। तीन ही पढ़ते हैं, तीन ही मुख्यतः रहता है अर्ली थ्योरीज में, मुख्य तीन ही थ्योरीज होती है। बाइनरी थ्योरी ऑफ चेम्बरलेन एंड मोल्टेन, चेम्बरलेन एंड, नाम याद रखिएगा, फिल्म से पूछ सकता है ना, नाम याद रखना है। द्योतारक सिद्धांत, यस, है ना। बाइनरी थ्योरी ऑफ चेम्बरलेन और मोल्टेन को क्या बोलते हैं? चेम्बरलेन और मोल्टेन का द्वैतारक, द्वैतारक, द्वैतारक मतलब दो तारा जिसमें यूज करो, द्वैतारक। क्लियर? ये अर्ली थ्योरी थी, अब इसको समझिए। और मॉडर्न में लिख लेते हैं। मॉडर्न में जो मुख्यतः मेन थ्योरीज है, अभी भी रिसर्च चल रहा है, कई सारी थ्योरीज अभी भी दी जा रही है, लेकिन जो मुख्यतः हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमसे पूछता है वो है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का सिद्धांत। बस ये डायग्राम अपने दिमाग में रखिए, है ना, यही फ्लो चार्ट याद रखना है। अर्ली थ्योरीज में सबसे पहला था कांत का गैसीय सिद्धांत, है ना, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कैंट। क्या बोला उन्होंने? कैंट के अनुसार, कांत के गैसीय परिकल्पना के अनुसार, कांत के गैसीय हाइपोथेसिस के अनुसार, जो प्राइमोर्डियल यूनिवर्स था, प्राइमोर्डियल मतलब प्रारंभिक ब्रह्मांड था, वो किसका बना हुआ था? छोटे छोटे ठोस कणों के, गैस बाद में बनेगा। जो प्राइमोर्डियल यूनिवर्स था
जो प्रारंभिक ब्रह्मांड था उसमें क्या था, शुरुआत में छोटे छोटे बारीक कण थे, किसके, ठोस के कण थे, सॉलिड पार्टिकल्स थे, और उनके बीच कॉलिजन होने लगा, कॉलिजन होने लगा, टकराव होने लगी, है ना, टकराव के कारण हीट जनरेट हुआ, और उस हीट के कारण वो जो सॉलिड पार्टिकल्स था किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में। हीट के कारण सॉलिड पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में, और गैसों के बादल बनने लगे। गैसों के बादल को नेबुला उन्होंने नाम नहीं दिया अभी तक, कांत ने गैसों के बादल को, क्लाउड ऑफ गैसेस को नेबुला नाम नहीं दिया, लैपलास ने दिया बाद में। लेकिन गैस के बादल बनने लगे, कैसे बनने लगे, जो कण थे आपस में टकराने लगे, टकराने के कारण हीट जनरेट हुआ, और हीट के कारण जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, जो ठोस कण थे, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस के कणों में, तो गैस के बादल बनने लगे, क्लाउड ऑफ गैसेस। यहां तक क्लियर है। उसके बाद कांत ने कहा कि ये जो गैस के बादल थे वो रोटेट करने लगे, और रोटेशन का कारण नहीं बताया, है ना। कांत के अनुसार गैस के जो बादल थे, क्लाउड ऑफ गैस था, वो रोटेट करने लगा, घूर्णन गति करने लगा, लेकिन उसका घूर्णन गति का कारण कांत ने नहीं बताया। और कांत ने कहा जब ये गैस के बादल घूर्णन गति करने लगे, ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ रहा था वैसे वैसे इनकी घूर्णन गति भी बढ़ने लगी। कांत क्या कहते हैं, जैसे जैसे इन गैस के बादलों का आकार बढ़ रहा था वैसे वैसे इनकी गति और भी तीव्र होने लगी, तेज गति से घूमने लगे, है ना, फास्ट स्पीड से रोटेट करने लगे। कैसे, आकार बढ़ने से। कांत ने कहा, मैं नहीं कर रहा हूं, कांत ने जो कहा मैं वो बता रहा हूं। कांत ने कहा कि गैस के बादल का जैसे जैसे आकार बढ़ रहा था उनकी गति और बढ़ रही थी, घूर्णन गति, है ना, रोटेशनल स्पीड। तो कांत ने पूछा कि आकार कैसे बढ़ रहा है, गैस के बादलों का आकार कैसे बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि नए पार्टिकल्स कोलाइड करके और भी गैस में कन्वर्ट हो रहे थे, और धीरे धीरे उसमें एडिशन के कारण गैस का बादल का आकार बढ़ रहा था, और जैसे जैसे गैस का बादल का आकार बढ़ रहा था उनकी घूर्णन गति, रोटेशनल स्पीड भी बढ़ रही थी, तीव्र हो रही थी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के खिलाफ है, अगेंस्ट है। लॉ ऑफ आई इक्वल टू, सॉरी, आई इंटू डब्ल्यू, ये इसको इसे डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, तो सही नहीं बोलेगा, समझा देता हूं मैं। एल करके लिखा जाता है इसको, एल। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो आई इंटू, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कांत के सिद्धांत का परिकल्पना का डेट भी पूछ दिया था। अच्छा, डेट कांत का जेपीएससी में, डेट में तो देख लेंगे, ठीक है। मैंने लिखवाया भी था नोट्स में, नहीं लिखवाया नोट्स में, बताइए, क्लास में जो नोट्स लिखवाया था 1755, है ना, उसको लिख लीजिए, पूछा है तो ठीक है, क्या लिखिए, 1700, ठीक है, ओके। 1700 के समर्थन कुछ था, 1755, आप जेपीएससी दिए हैं क्या वजीर जी, ओके नोटेड, ओके। अब यहाँ पे समझिए एक चीज, कॉन्सेप्ट को, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको समझिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनटू एंगुलर वेलोसिटी। देखिए सिंपल है, मोमेंटम जानते हैं, संवेग, मोमेंटम पढ़े हैं आप, संवेग बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी वेग, द्रव्यमान गुने वेग, इसी को क्या कहता है, संवेग, मोमेंटम। क्लियर, उसी का एंगुलर रूप है। एंगुलर मतलब यहाँ पे संवेग मोमेंटम है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जब एंगल से घूमता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, निकालते हैं, और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, यानी रेखीय वेग है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग है, समझ गए, दोनों इक्विवेलेंट है। और जो लॉ यहाँ पे लगेगा वही लॉ यहाँ पे लगेगा, क्या है लॉ, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और उसका कुछ मास है तो उसमें संवेग होगा, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, उसमें मोमेंटम होगी और वो मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगी, वो मोमेंटम चेंज नहीं होगी, है ना। तो अगर मास चेंज हो रहा है, मास बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, है ना, तभी तो कांस्टेंट होगी ये भी। मास अगर बढ़ रही है तो वेलोसिटी घटेगी। अब यहाँ पे समझिए, कांट ने क्या कहा, गैस का साइज बढ़ रहा है, साइज के बढ़ने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी वो भी बढ़ रही है, ऐसा हो सकता है? दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, है कि नहीं? तो कांत का सिद्धांत इसी के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि कांत के सिद्धांत ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अगेंस्ट बात की। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कांत का, क्लियर? उन्होंने कहा कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा था गैस के गोले का, गैस के बादल का, क्लाउड ऑफ गैसेस का, वैसे वैसे उनकी स्पीड भी बढ़ रही थी। स्पीड घूमने के कारण क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, अब केंद्रीय बल बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो बढ़ेगा और उसके कारण गैस के छल्ले, गैस के रिंग उससे अलग होने लगे, है ना, गैस के छल्ले, गैस के रिंग उससे, गैसों के बादल से अलग होने लगे और बाद में वही कंडेंस होकर, संगनित होकर क्या बन गए, प्लैनेट्स। नेबुला नहीं, नेबुला का कंसेप्ट इसमें नहीं आया है, इसमें गैसों का बादल नाम दिया गया, क्लाउड ऑफ गैसेस, लेकिन नेबुला लैपलास में नाम दिया, इसलिए उनके थ्योरी का नाम था, है ना, नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत। कांत समझ गए? कांत ने कुछ हाइपोथेसिस किया, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना की कि शुरुआत का ब्रह्मांड कैसा था, ठोस छोटे छोटे कणों से बना था और ये कण गति कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे कण, और एक दूसरे से टकराने के कारण उष्मा उत्सर्जित हुई, हीट जनरेट हुआ और इसके कारण, हाँ, ये ठोस के कण कन्वर्ट हो गए गैसों के कणों में और गैस के बादल का निर्माण हुआ, बड़े बादल, गैस के बादल, क्लाउड ऑफ गैस। और इस गैस का साइज धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा, क्यों, और भी कण आपस में टकराए होंगे और भी गैसों का निर्माण हुआ होगा और इसमें एडिशन होता चला गया, गैसों के बादल आ गया और जैसे जैसे गैसों के बादल का साइज बढ़ते गया उनकी गति भी बढ़ती गई, कांट के अनुसार, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अगेंस्ट था। और स्पीड बढ़ने के कारण, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा, अब केंद्रीय बल बढ़ा और गैस के रिंग्स इससे निकलने लगे, छल्ले निकलने लगे और इसके चारों तरफ ही घूमने लगे और ये संगनित होकर, कंडेंस होकर क्या बन गए, ये छल्ले, रिंग्स, प्लैनेट्स बन गए, सिंपल। तो कांट हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज किया गया इस ग्राउंड पे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का अगेंस्ट है, लेकिन इनिशियली जो शुरुआत था, परिकल्पना है ना, सोच, उसने कांट ने वो आधार रखा, है ना, ब्रह्मांड के निर्माण का। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आया नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास। इन्होंने भी बहुत कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया इसको, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास, लैप्लास एक मैथमेटिशियन थे तो थोड़ा सा बेहतर उनसे था, लैप्लास की निहारिका परिकल्पना, निहारिका, नेबुला को निहारिका होता है, गैस के बादल को ही निहारिका कहते हैं, सॉरी, गैस के बादल को ही नेबुला कहते हैं, तो नेबुलर हाइपोथेसिस परिकल्पना। अब देखिए, यहां समझिए क्या कहा लैप्लास ने, जो कांत में जो कमियां थी उसको थोड़ा दूर करने का कोशिश किया, क्योंकि कांत के बाद आया था। तो कांत में कमी क्या था, एक कि इतने छोटे छोटे कण आपस में टकराकर इतनी हीट जनरेट कर देंगे तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा, पहला ये कमी थी, इसको कांत ने एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन लैप्लास ने क्या कहा कि जो हमारा शुरुआती ब्रह्मांड था, जो इनिशियल जो ब्रह्मांड था, यूनिवर्स था, वो गैस गैस का ही बना हुआ था, गैस के बादल का बना हुआ था, यानी ब्रह्मांड में क्या था, गैस के बादल। तो ये जो कंफ्यूजन था कि सॉलिड पार्टिकल आपस में टकरा के इतनी ऊष्मा जनरेट कर देंगे कि गैस के बादल का निर्माण होगा, वो तो खत्म हो गया, दोनों ने वहीं से माना ही। अब मानने को कहीं से भी मान सकते हैं ब्रह्मांड को, किसने देखा है कि शुरुआत में क्या था ब्रह्मांड, तो कहां से माना उन्होंने, गैस के बादल से माना। और उन्होंने कहा ये गैस के बादल रोटेट कर रहे थे, लेकिन रोटेशन का कारण इन्होंने भी नहीं बताया, लैप्लास ने भी रोटेशन का कारण नहीं बताया, तो एक डिमेरिट वहां भी था। लेकिन लैप्लास ने कहा कि जैसे जैसे गैस के बादल, और गैस के बादल को क्या नाम दिया लैप्लास ने,
नेबुला। गैस के बादल को क्या नाम दिया? कैंथ ने नहीं दिया था, किसने नाम दिया निहारिका? लैपलास ने। उन्होंने इसका गैस के बादल का निर्माण, गैस के बादल यानी क्लाउड ऑफ गैस का नाम बताया। हाँ, क्लाउड ऑफ गैस का नाम बताया निहारिका या नेबुला। और कहा कि ये नेबुला घूर्णन गति कर रहे थे, ये भी इन्होंने भी कारण नहीं बताया क्यों घूर्णन गति कर रहे थे। और घूर्णन गति करने के कारण कोई भी वस्तु जब रोटेट होता है फास्ट स्पीड से, तो उसमें से उष्मा का ह्रास होता है ना, हीट लॉस होता है उससे। और हीट लॉस होने के कारण वो बॉडी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। और ठंडा होने के कारण गैस के बादल क्या होने लगे, संकुचित होने लगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, यानी साइज डिक्रीज करने लगी। साइज डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा, और मास डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज। उन्होंने कहा कि मास डिक्रीज होने लगा, साइज डिक्रीज होने के कारण मास डिक्रीज होने के कारण वेलोसिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब तो ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के सपोर्ट कर रहा है ना। वेलोसिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इस स्पीड पे आ गई कि उसे रिंग ऑफ गैस, गैस के छल्ले निकलने लगे। और यही गैस के छल्ले जो उसके चारों तरफ घूम रहे थे, नेबुला के चारों तरफ, और वही गैस के छल्ले क्या बन गए, गैस के छल्ले कंडेंस होकर प्लैनेट्स बन गए। और वो नेबुला जो था वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट होकर स्टार बन गए। ये लैपलास का था। तो लैपलास ने जो दो कमियां थी, उस दो कमियों को दूर कर दिया। लेकिन लैपलास ने भी ये नहीं बताया कि ये नेबुला रोटेट क्यों कर रहे हैं, बताया? क्लियर सभी को? ऑनलाइन में जितने लोग हैं, अभी तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्टार्ट किए। हाँ, तो दूसरा सिद्धांत था लैपलास के निहारिका कल्पना, समझ गए? तीसरा था द्वैतारक सिद्धांत, जो कि बहुत आसान। तीसरा था द्वैतारक यानी बाइनरी थ्योरी। लैपलास का देख लीजिएगा कब दिया गया, लैपलास की परिकल्पना कब दी गई, ईयर 1796 दिया हुआ है। मॉडिफाइड दिया हुआ है, लाया कब है? was proposed in 1796। तो इसमें 1796 लिख दीजिएगा। ये 1755 था ना, ये 1796। नेबुला हाइपोथेसिस कब दिया गया, 1796 में। तीसरी थ्योरी थी बाइनरी थ्योरी। इक्यानवे आप 91 अरे इसलिए लिखे थे वो छूट गया। 1796 याद रखिएगा, दफ्तरियों के रूप में तो द्युत धारक में बताया गया। बाइनरी थ्योरी क्या था, देखिए बाइनरी थ्योरी यानी द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक नाम कैसे पता चल रहा है, द्वैतारा दो तारा। बाइनरी थ्योरी किसने दिया, चैम्बरलेन। हाँ, चैम्बरलेन एंड मॉर्टेन, नाम याद रखना है, मॉर्टेन। कब दिया ये भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी में इसका दिया हुआ है ये, मुझे याद नहीं रहता ये वो। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कब दिया, 1937, बहुत हाल ही में। नहीं नहीं, ये तो अलग है, ये तो आधुनिक वाला है। बाइनरी बाइनरी हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलेन। हाँ वो अलग है, 37 में वो अलग है। 1900 से 1905, 1900 से 1905 के बीच, 1900 से 1905 के बीच क्या कहा इसमें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहा कि जब सन, सूर्य, मैंने सूर्य के बारे में बताया, सूर्य जब अपने युवा अवस्था में था, युवा अवस्था मतलब क्या, कोर होगा और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, कोर में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही होगी, और जिसके कारण हीट जनरेट हो रहा होगा, और इसका एटमॉस्फेयर गैस
एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल गैस। तो यहाँ से इसके वायुमंडल से एक दूसरा स्टार गुजरा होगा, और दूसरे स्टार्स के गुजरने के कारण, है ना, जब शॉक वेव रिलीज होता है, जैसे कोई एरोप्लेन कहीं से रिलीज होता है, देखते हैं ट्रैक्स डेवलप हो जाता है, या कोई ट्रेन कहीं से गुजरती है तो वहां का धूल उसके साथ होता है ना, ट्रेन कहीं से गुजरती है तो लूज जो सॉइल होते हैं वो उसके साथ उड़कर जाते हैं, तो उसी तरह ये स्टार बहुत तेजी से इसके वायुमंडल, सूर्य के वायुमंडल से गुजरा होगा जब सूर्य युवा अवस्था में होगा। तो यहाँ का कुछ गैस इससे अलग हो गया सूर्य से। किस रूप में अलग हुआ? सिगार के शेप में, है ना। किस रूप में अलग हुआ? सिगार के शेप में। और यही सिगार के शेप में जो गैस अलग हुआ, इसी से 7 प्लैनेट गैस के अलग अलग हुए, बाद में कंडेंस हो गए, इसके चारों तरफ घूमने लगे। यही था सिद्धांत, समझ गए। ये था बाइनरी, यानी दो तारों का प्रयोग इसमें किया गया। एक तो सूर्य खुद था, एक दूसरा तारा था, है ना। वो दूसरा तारा जब सूर्य युवावस्था में था, सूर्य के वायुमंडल से जब दूसरा तारा होकर गुजरा तो शॉक वेव्स क्रिएट होने के कारण गैस रिलीज हुई, है ना। और गैस पार्टिकल्स रिलीज हुआ, और गैस के पार्टिकल से कंडेंस होकर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है। यही था, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट आते हैं बिग बैंग पे। यहाँ तक कोई दिक्कत? यही चीजें आती हैं। हो सकता है एक लाइन में ये आपसे पूछ दे ना, द्वैतारक सिद्धांत क्या था, या लैपलास का नेबुलर से, तो एक लाइन में लिखा होगा क्रक्स, उस क्रक्स को देख के आपको 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेना है ना। लैपलास ने क्या कहा था, या कैंट ने क्या कहा था, तो कहानी याद रखना है, दिमाग में रखना है, क्लियर। अब आते हैं बिग बैंग आधुनिक सिद्धांत विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? बिग बैंग। बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? लेवेंथ ईयर में, लेवेंथ ईयर, हाँ, ई जॉर्ज लेवेंथ ईयर, ई जॉर्ज जॉर्ज लेवेंथ ईयर, क्या मिलेंगे? LEMAITRE, लेवेंथ ईयर। रशियन थे इसलिए इनका नाम ऐसे है। कब दिया गया इन्होंने, कब दिया इन्होंने? तो बिग बैंग का सिद्धांत कब दिया गया? ये मुझे याद नहीं रहता, देख लीजिए एक बार, मुझे एग्जाम नहीं देना है ना। बिग बैंग थ्योरी 1927, 1927 में बिग बैंग का सिद्धांत दिया गया। हाँ, यस, 1927। वेरी गुड अभिजीत, ठीक है। क्या दिया इन्होंने उसको समझिए। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार, यानी जॉर्ज ई लेमेटियर के अनुसार, जो प्राइमोडियल यूनिवर्स है, यानी शुरुआती का जो ब्रह्मांड है, वो किस रूप में था? एक टीनी पार्टिकल्स, एक छोटा गोला, गोलक के रूप में था, जिसे क्या कहते थे? सिंगुलैरिटी, सेंचुरी, सिंगुलैरिटी, सिंगल, हाँ, सिंगल एटम भी बोलते हैं। मेन इसका नाम ये है, इसको याद रखें, ये पूछ सकता है एग्जाम में, सिंगुलैरिटी क्या है। सिंगुलर एटम भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मेन नाम पूछेगा तो यही नाम यूज करेंगे, सिंगुलैरिटी, एकांकी परमाणु। हिंदी में क्या बोलते हैं? एकांकी परमाणु। क्लियर, कहानी की तरह दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑप्शन आएगा तो याद आएगा, हाँ यही था। तो शुरुआत का ब्रह्मांड यानी प्राइमोर्डियल यूनिवर्स किस रूप में था? एक छोटे से गोलक के रूप में था, एक छोटे से एटॉमिक पार्टिकल्स, छोटा, है ना, के रूप में था, जिसको क्या बोलते थे? सिंगुलैरिटी या एकांकी परमाणु। अब ये इतना छोटा था जिसके कारण इसका घनत्व इनफाइनाइट, घनत्व डेंसिटी छोटा है, तो घनत्व, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का मास, आज जितने भी खगोलीय वस्तु आप देखते हैं, सेलेस्टियल बॉडी जितने भी देख रहे हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सारे का मास, पूरे ब्रह्मांड का मास एक छोटे से सिंगुलर एटम के रूप में जो उपस्थित था उसमें था मास। अब वॉल्यूम बहुत ही छोटा, वॉल्यूम क्या है? 10⁻⁻⁴,
बहुत ही छोटा था वो, टेंस टू 0, और मास बहुत ज्यादा, तो डेंसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट। तो डेंसिटी क्या थी इसकी, सिंगल एटम की डेंसिटी, ये याद रखना है, डेंसिटी इसकी टेंस टू इनफाइनाइट। और डेंसिटी इनफाइनाइट है यानी घनत्व तो अगर अनंत है, क्योंकि छोटे से में पूरा यूनिवर्स का मास समाहित था, तो डेंसिटी अगर इनफाइनाइट है, बहुत अधिक टेम्परेचर होगा। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होंगे, और जितने क्लोज होंगे उनके बीच में कॉलिजन होगा कई सारे पार्टिकल्स के बीच में, उससे हीट जनरेट होगी, और उसके कारण इस सिंगुलैरिटी का टेम्परेचर भी क्या था, टेम्परेचर भी क्या था, इनफाइनाइट था। ठीक है, अब डेंसिटी इनफाइनाइट होने के कारण अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और भी वो क्या होने लगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, है ना, अपने ही, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या लगाने लगा, नजदीक होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचने लगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण टेम्परेचर और भी बढ़ने लगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसमें क्या हुआ, ब्लास्ट, एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट होगा, विस्फोट क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक पार्टिकल्स को, मतलब पार्टिकल्स को क्लोज लाना चाह रहा है, लेकिन उसके बीच जो कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन के कारण जो हीट जनरेट, वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, हीट जो जनरेट होता है बाहर की तरफ निकलता है, वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, और जब वो हीट इतना जनरेट हो जाएगा कि वो ग्रेविटेशनल जो खिंचाव है उसको ओवरकम कर दे, उससे ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या कर जाएगा, पार्टिकल्स बिखर जाएंगे, यानी क्या होगा, उसमें एक्सप्लोजन, विस्फोट होगी, और उसी विस्फोट को क्या कहा था, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बिग बैंग मींस क्या, एक लाइन में दिया हुआ था, एक्सप्लोजन, है ना, इसी एक्सप्लोजन को, इसी विस्फोट को क्या कहा गया, बिग बैंग। इसको ऐसे डायग्राम में दिखाते हैं, है ना, इसमें विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और इसी एक्सप्लोजन की घटना को क्या कहा गया, बिग बैंग। और एक्सप्लोजन के बाद, विस्फोट के बाद क्या रिलीज होती है, एनर्जी, पदार्थ में एनर्जी रिलीज होती है, विस्फोट के बाद रिलीज होती है सबसे पहले एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और पहले ही 3 मिनट के अंदर, पहले ही 3 मिनट के अंदर पहली एटम का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट एटम का फॉर्मेशन हुआ, कैसे, कौन एक्सप्लेन करेगा, पहले ऊर्जा रिलीज हुई, पूरे यूनिवर्स में ऊर्जा बिखर गई, और पहले ही 3 मिनट के अंदर फर्स्ट एटम का भी फॉर्मेशन हुआ, यानी परमाणु का फॉर्मेशन हुआ। किसी भी पदार्थ को बनने के लिए, चाहे वो गैस अवस्था में हो, चाहे ठोस में हो, चाहे द्रव्य में हो, एटम बनना जरूरी है। हर पदार्थ, हर मैटर किसका बना हुआ है, एटम का। तो पहला एटम बना पहले 3 मिनट के अंदर, कैसे बना, एनर्जी से एटम कैसे बन गया, यस, एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें, यस, ये आपको पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ने को, एनर्जी कन्वर्ट हुई क्वार्क में। क्वार्क क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का सबसे सूक्ष्म पार्टिकल, पहले एटम को माना जाता था, इन एटम से भी छोटा है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और भी 7 फंडामेंटल पार्टिकल है, और उससे भी छोटा पार्टिकल फिजिक्स में आया है क्वार्क, यानी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, क्वार्क। तो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, क्वार्क में, कैसे हुई, इसके पीछे पूरा फिजिक्स है जो मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने पढ़ा है पार्टिकल फिजिक्स, एनर्जी कन्वर्ट हुई क्वार्क में, और फिर क्वार्क, कई सारे क्वार्क आपस में मिलकर या इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाया, कई सारे क्वार्क मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनता है, और सबसे सिंपलेस्ट एटम का फॉर्मेशन हुआ। सबसे सिंपलेस्ट एटम कौन है, हाइड्रोजन एटम, सबसे सिंपलेस्ट एटम कौन है, हाइड्रोजन एटम। क्यों, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन की जरूरत ही नहीं, तो सबसे सिंपलेस्ट एटम कौन है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकता है, परमाणु के रूप में नहीं रह सकता है, ये हमेशा दूसरे परमाणु से कंबाइन करके क्या बना लेगा, H2। और H2 किस स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में। H2 किस स्टेट में है, यानी पदार्थ बना, मैटर बना, लेकिन किस रूप में, गैसियस रूप में, समझ गए, है ना। और गैसियस बना हाइड्रोजन, उसमें भी सबसे पहला जो गैस था वो हाइड्रोजन गैस था, यानी पूरे यूनिवर्स में गैसियस पार्टिकल्स और एनर्जी का बिखराव हो गया,
बिखरे सारे चारों तरफ, है ना। पूरे यूनिवर्स में जो खाली स्पेस था पूरा मैटर क्लियर थे। लेकिन जब ये फूट हुआ तो एनर्जी और 3 मिनट के अंदर पहला एटम नहीं बना, और एनर्जी और मैटर का बिखराव पूरे यूनिवर्स में हो गया। एनर्जी भी और मैटर भी अभी भी यही है पूरे यूनिवर्स में, एनर्जी भी है और मैटर भी है। पूरे यूनिवर्स में अभी भी क्या है, एनर्जी है, अभी भी पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं हुई है मैटर में, और है ना। तो अभी भी पूरे यूनिवर्स में अभी भी क्या है, आपसे अगर पूछता है तो एनर्जी और मैटर है, या तो गैसियस फॉर्म में है या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, लेकिन है मैटर, और क्या है, एनर्जी है। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कैसा था, अनइवन। अनइवन मतलब असमान, कहीं पे अधिक था और कहीं पे कम था, कहीं पे अधिक पार्टिकल्स क्लोज क्लोज थे और कहीं पे बिखरे हुए थे, दूर थे। जहां भी पार्टिकल क्लोज थे, है ना, वो आसपास के पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ आकर्षित करके, गैसीय पार्टिकल को आकर्षित करके ये और क्या होता चला गया, बड़ा, ये भी अपने आसपास के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके क्या होता चला गया, बड़ा। तो जहां भी पार्टिकल्स डेंस थे, डेंस पार्टिकल मतलब घनत्व उनका अधिक था, वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी जगह ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक होने के कारण वो आसपास के पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे। और इसी बड़ा होकर क्या बनाइए, गैस के पार्टिकल्स बड़े होकर क्या बने, गैस के बादल, क्लाउड ऑफ गैसेस, गैस के बादल, जिसे क्या कहा हमने, नेबुला, क्लाउड ऑफ गैसेस। इसे ये क्या कहा, नेबुला पहले ही नाम यूज हो चुका था, ठीक है, बिग बैंग में भी इसे यूज किया गया नेबुला। क्लियर यहां तक। और एक और चीज, यहाँ पे ये गैस के बादल जो नेबुला है वो रोटेट करने लगा, घूर्णन गति करने लगा, क्यों, यहाँ बिग बैंग ने इसका कारण बताया। क्योंकि एक पार्टिकल, जैसे कोई एक पार्टिकल है, इस पे ग्रेविटेशनल, जैसे एक पार्टिकल है, इसमें ये भी खींच रहा है, इसको ये भी खींच रहा है, या इसी पार्टिकल को देखिए ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, जिसके कारण टॉर्क डेवलप हुआ। कई डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो एक रिजल्टिंग टॉर्क डेवलप होता है। जैसे ना कोई व्यक्ति है, इधर से भी खींच रहा है, उसको इधर से भी खींच रहा है, क्या हुआ, टॉर्क डेवलप हुआ। तो उसी टॉर्क के कारण ये पूरा नेबुला क्या होने लगा, रोटेट करने लगा। नेबुला जो था क्या होने लगा, रोटेट करने लगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। फर्स्ट सेक्टर एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है क्वार्क, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल फिजिक्स। क्वार्क, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी क्वार्क से ही बने हुए हैं। तो एनर्जी पहले कन्वर्ट हुई क्वार्क में, एनर्जी क्वार्क में कन्वर्ट। अब ये पार्टिकल फिजिक्स क्या है, इतना डेप्थ में अभी नहीं डिस्कस कर सकते हैं इसको, कि एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, क्वार्क में। और क्वार्क, कई सारे क्वार्क्स मिलकर ज्वाइन होकर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाए। और सबसे पहला सिंपलेस्ट एटम बना जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन। तो सबसे सिंपलेस्ट है, उसको न्यूट्रॉन की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बना, कंबाइन होकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन एटम। फिर हाइड्रोजन एटम दूसरे एटम के, हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाए, अणु, जो गैस के रूप में। तो इस तरह से मैटर का फॉर्मेशन हो, पदार्थ गैस के रूप में। और ये गैसियस मैटर पार्टिकल्स बनने लगे और बिखरने लगे, बिखरने लगे। क्योंकि अभी भी गर्म था यूनिवर्स, विस्फोट हुआ तो गर्म, देखते हैं यहाँ पे विस्फोट होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो गर्म था। और गर्म चीजें क्या होती हैं, फैलती हैं। तो फैलने लगी, जैसे जैसे ठंडी होंगी वैसे वैसे इनका फैलाव फैलाव का स्पीड कम होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि पहले ही 1 मिनट की 1 सेकंड का, पहले ही 1 सेकंड के अंदर पूरा यूनिवर्स जितना फैला है उतना 1500 साल में भी नहीं फैल, पहले ही 1 सेकंड के अंदर जितना फैल गया। क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हुई, गर्म था यूनिवर्स, और धीरे धीरे फैलने लगा। जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो फैलाव धीरे धीरे कम हुआ, संकुचित हुआ हल्का, तो फिर लाइट फिर ट्रेवल करना स्टार्ट किया। क्योंकि शुरुआत में इतना फैल चुका था यूनिवर्स, गर्म होने के कारण फैल चुका था, तो सभी जगह अपारदर्शी बन गया था यूनिवर्स, यानी लाइट भी उससे ट्रेवल नहीं कर पा रही थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, संकुचित हुआ, गैस संकुचित होकर गैस का बादल बना। तो फिर धीरे धीरे स्पेस जो बीच में बचा, अभी बताएंगे, उस स्पेस से लाइट ट्रेवल कर पाई। तो वो भी मैंने लिखवाया था कि 3 लाख, हाँ, बिग बैंग घटना के 3 लाख वर्ष के अंदर
यूनिवर्स कितना ठंडा हो चुका था? 4500 केल्विन तक ठंडा हो गया था, उसका टेम्परेचर कम हो गया था। ठीक है, और उस ठंडा होने के कारण थोड़ा संकुचित हुआ होगा। संकुचित होने के कारण गैस के बादल बने जगह जगह पे, और बीच में क्या था? खाली स्पेस। खाली स्पेस से अब लाइट ट्रेवल कर सकता था। समझ गए ना? ओके। जितना जितना ज्यादा खुला है उतना वो अच्छा चलेगा, लाइट हम तो जगह कहाँ है? फैल गया मान लीजिए गैस पूरा जगह पे, तो जगह उसको कहाँ है वो करने के लिए? गैस वही बहुत डेंस गैस था, ये सब गैस नहीं था, डेंस गैस। तो लाइट तो उसमें फंस जाएगा ना, जैसे बादल होता है, बादल का फॉर्मेशन होता है तो दिखता है हमें, अंधेरा छा जाता है ना, वही सिस्टम था। पूरा गैस का बादल छाया हुआ था, और धीरे धीरे संकुचित होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, एक शेप ले लेगा, जैसे प्लैनेट शेप ले लिया या स्टार्स बन के अपना शेप ले लिया। अब उसका फैलाव थोड़ी हो रहा है, लेकिन बीच में अब गैप रहेगा ना, स्टार्स के बीच में, दो स्टार्स है, दो स्टार के बीच में इंटरस्टेलर स्पेस उसको कहा जाता है। स्पेस है ना, उस स्पेस से लाइट ट्रेवल करेगी ना। अब किसी प्लैनेट या स्टार से होकर थोड़ी लाइट गुजरेगी, वो तो रिफ्लेक्ट कर देगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइट। तो ये था। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? नेबुला का फॉर्मेशन। सत्यम, वेदांत लिखे हैं सत्यम। हाँ सत्यम है, लागू। आवाज वहां तक जा रही है? ओके। अब देखिए, सब मैंने लिखवाया है, मैं आगे बढ़ूंगा। अब किसी एक नेबुला को लीजिए, किसी एक ने, कई सारे नेबुला बने, लगभग मिलियंस ऑफ नेबुला, है ना, 100 लाख या 10 लाख नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। और इसी नेबुला को निहारिका हमने कहा गैस का बादल, और ये रोटेट कर रहा था, और यही बाद में क्या जाकर बना? आकाश गंगा। यही नेबुला किसमें कन्वर्ट हुआ? आकाश गंगा में, गैलेक्सी में। ये नेबुला क्या बन गया बाद में जाकर? यानी मिलियंस ऑफ आकाश गंगा का फॉर्मेशन हो गया। आकाश गंगा क्या होता है? गैलेक्सी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टार, कल ही बताया था, तारों का संग्रह। यानी नेबुला आकाश गंगा बन रहा है, इसका मतलब क्या? उसके अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स बने होंगे, तभी उसको नेबुला को आकाश गंगा कहेंगे ना। देखिए कैसे बन रहा है। तो किसी एक नेबुला को लेते हैं जो कि बाद में आकाश गंगा बनेगा। कैसे? गैस का बादल। अब ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के अनुसार मैंने बताया था, रोटेट करने के कारण बाहर लगता है, लगता है ना बाहर की तरफ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एमवीएस टर्बाइन आर। अब यहाँ का पार्टिकल है, यहाँ का पार्टिकल गैस पार्टिकल है, नेबुला के अंदर क्या है? गैस पार्टिकल, गैस से बना हुआ है नेबुला। अब सारे पार्टिकल्स एक साइज के हैं नहीं, अब मास के अनुसार या डिस्टेंस के अनुसार उन पे अलग अलग सेंटीमीटर फोर्स लगेगा। अब केंद्रीय बल, तो किसी इसी पार्टिकल पे लगा, यहाँ ये आकर यहाँ पे प्लेस हो गया, यहाँ पे जमा हो गया। इसी तरह का सिमिलर इसके साथ यहाँ पे प्लेस हो गया। कुछ पार्टिकल्स पे कम फोर्स लगा तो यहीं पे आके प्लेस हो गया। तो इस तरह से क्या हुए? कई सारे गैस के गुच्छे बने, गच्छे, झुंड, इसको झुंड कह सकते हैं। गैस के कण झुंड में जमा हो गए, गैस के कण क्या हो गए? झुंड में जमा हो गए। लोकल क्लम्प ऑफ गैसेस, गैसों का स्थानीय झुंड। और बीच में क्या था? बीच में खाली स्पेस, बीच में क्या था? खाली स्पेस। अब ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अभी तो इतना फैला हुआ है कि लाइट भी इससे ट्रेवलेशन, बहुत स्पेस कम है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? वे झुंडों के अंदर दिखेगा। यही झुंड, गैसों के झुंड, लोकल क्लम्प ऑफ गैसेस, यही स्टार बनेंगे। और इन्हीं स्टार्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? इस नेबुला को निहारिका, सॉरी गैलेक्सी, है ना, आकाश गंगा। तो कैसे स्टार बने उसको देखना है। अब देखिए, ये निहारिका रोटेट कर रहा है, नेबुला रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है इसका, इसके अलावा इसके केंद्र में जो एक्सिस है उसके अलावा। अब इस किसी भी गैस के गुच्छे को देखेंगे तो वो क्या फील आएगा? ये जो गैस का गुच्छा इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, नहीं सेंटर के परिक्रमा कर रहा है, नहीं होगा। ये पूरा डिस्क मान लीजिए रोटेट कर रहा है, पूरा नेबुला, उसके अंदर कोई एक भी पॉइंट और वो घुमाएगा तो क्या लगेगा? कि वो, हाँ, वो किसी सेंटर के अलावा रिवॉल्व कर रहा है। अब किसी भी मैटर को या मास को रिवॉल्व होने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मैटर सेंटर में हो, तब वो आसानी से रिवॉल्व कर पाएगा, परिक्रमा कर पाएगा, है ना। सेंटर में रहेगा
तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग वो रोटेट करेगा, है ना। तो बीच में कोई भी मैटर रहना चाहिए अच्छे से रिवॉल्व करने के लिए, बीच में मैटर ज्यादा रहना चाहिए ना। तो यहां भी क्या हुआ, इस गुच्छे के अंदर ज्यादा मैटर कहां पे जमा हो गया, सेंटर। सेंटर घना होता चला गया, सेंटर घना होता चला गया। घना होने के कारण क्या हुआ, सेंटर डेंसिटी बढ़ेगी, घना होगा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सेंटर क्रोड, यानी घना होकर क्या बताया, क्रोड। और क्रोड सिकुड़ता चला गया, सिकुड़ने के कारण कॉलिजन होगा, हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब क्रोड का तापमान 15 लाख 150 लाख 150 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तब इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू होगी, 1H1 प्लस 1H1, इसके हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन या दो से अधिक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके हीलियम के न्यूक्लियस बनाने लगे। और इस प्रोसेस में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज हुई, पहले हीट और फिर लाइट। 150 लाख 15 मिलियन था, 15 मिलियन का मतलब 150 लाख डिग्री सेल्सियस। इस अभी भी लगभग उतना ही टेम्परेचर है सूर्य के कोर में। जब तक इतना टेम्परेचर नहीं रहेगा, अब तो बढ़ गया था 160 लाख हो गया, जब तक इतना टेम्परेचर नहीं होगा नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं होगी। और वो टेम्परेचर कैसे बढ़ने लगा, क्रोड के संकुचन के कारण। क्रोड क्यों संकुचित होने लगा, अपने ही सेल्फ ग्रेविटेशनल पुल के कारण, है ना। और सेल्फ ग्रेविटेशनल पुल क्यों जनरेट हुआ, डेंसिटी बढ़ने के कारण। तो ये सारे मैटर्स कहाँ पे जमा होने लगे, सेंटर पे। सेंटर पे क्यों जमा होने लगे, क्योंकि आसानी से रिवॉल्व कर सके, है ना, नेबुला के सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व कर सके, इसलिए मैटर कहाँ पे जाके कॉन्सेंट्रेट होने लगे, सेंटर में। और सेंटर डेंस होने लगा, इसी डेंस सेंटर को क्या कहा हमने, क्रोड। और क्रोड डेंस होने के कारण और भी संकुचित होने लगा अपने ही ग्रेविटेशनल पुल के कारण। और संकुचित होने के कारण कॉलिजन बढ़ा, कॉलिजन बढ़ने के कारण टेम्परेचर बढ़ा। और टेम्परेचर जब 150 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंचा, उस टेम्परेचर पे दो हाइड्रोजन या दो से अधिक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके संलयन करके क्या बनाने लगी, हीलियम के न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होने लगी, जो कि सोर्स है स्टार्स का। और ये क्रोड क्या बन गया हमारा, स्टार। क्रोड और स्टार सभी जो गुच्छे थे गैस के, उसके अंदर क्रोड डेवलप हुआ और वो क्या बन गया, स्टार। और बाकी जो मैटर क्रोड का हिस्सा नहीं बन पाया, वो इसके चारों तरफ, वो क्रोड के चारों तरफ तस्तरी के रूप में इसके चारों तरफ होने लगा। गैस के पार्टिकल्स तस्तरी का रूप ले लिए। तस्तरी का इसलिए कि कोई भी पार्टिकल्स स्फेरिकल शेप में या गोल आकार में रहना चाहता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव के कारण। सिंगुलर एटम, इससे भी ज्यादा तो ब्लास्ट हो गया। सिंगुलर इनफाइनाइट था टेम्परेचर, उसको तो गिन ही नहीं सकते, इतना टेम्परेचर था, इनफाइनाइट था, जो ब्लास्ट कर गया, विस्फोट हो गया। समझ गए। अब ये क्रोड के जो मेटल क्रोड का हिस्सा देगा, क्रोड तो स्टार बन गया, क्योंकि इसके क्रोड में नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हो गई, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इससे तो हीट और लाइट निकलने लगा, तो क्रोड तो स्टार बन गया। जो मेटल क्रोड का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उसके चारों प्लेट्स के फॉर्म में घूमने लगे। और ये प्लेट आपस में जुड़कर एक गोला के रूप में, छोटा गोला के रूप में बदल गए, जिसे ग्रहाणु कहा था। किसे क्या कहा, प्लैनेटेसिमल ग्रहाणु। क्या कहा, प्लैनेटेसिमल। ये तो तस्तरी था, डिस्क के रूप में, तरी के रूप में घूम रहा था। कई सारी तस्तरियां आपको जो गई ऐसे कोहेसिव फोर्स यानी संजय बल के द्वारा क्या बन गई, ग्रहाणु। और बड़ा ग्रहाणु छोटे ग्रहाणु को गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में अट्रैक्ट करके उसको क्या कर लिया, मिला लिया, मिलाकर और भी बड़ा बनता चला गया, इस रूप में ग्रह। इस तरह से सोलर सिस्टम में 9 ग्रहों का निर्माण। क्लियर सभी को, सोनी, मोनी, अभिजीत, सुमित,
है कि नहीं? फोर्स याद रखना है, कौन सा कहाँ पे फोर्स था। तो डिस्क आपस में जुड़े कोहेसिव फोर्स के कारण, सहसंजक बल के कारण, और जिसे मिलकर क्या बन गए, ग्रहाणु प्लैनेटेसिमल्स। और बड़ा प्लैनेटेसिमल छोटे प्लैनेटेसिमल के साथ कैसे जुड़ा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नहीं पता? सहसंजक और असंजक, कोहेसिव एंड एडहेसिव, जब दो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स अणु जुड़ते हैं तो उसे सहसंजक बल कहते हैं। और जो अलग अलग अणु जुड़ते हैं तो असंजक, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव तो जैसे गोंद है, गोंद से आप जोड़ देंगे, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। लेकिन जैसे आपका बाल सुबह उठते हैं या फिर नहा कर आते हैं तो बाल चिपका रहता है, क्यों? वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण। एक बाल में वाटर मॉलिक्यूल्स है, दूसरे बाल में भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, दोनों सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स है, वैसे फोर्स से क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। फिर आप हेयर ड्रायर से उसको, या टूथ ब्रश के जो ब्रुसल्स है भींगे रहते हैं, ब्रुसल्स तो ऐसे चिपके रहते हैं, क्योंकि दोनों में पानी जल है जो कि एक ही तरह का अणु है। ये फिजिक्स है, आधा फिजिक्स में ज्योग्राफी में पढ़ा देता हूँ। टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवा देते गुरुदेव साथ साथ। यस सर, ओके। मेन ज्योग्राफी में मैं कल क्वेश्चन देख रहा था बीपीएससी का, बीपीएससी का तो लेवल ही नहीं है कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना है सर, यूपीएससी टाइप की। हाँ, यूपीएससी का करेंगे, यूपीएससी का वेरी गुड। हाँ, यूपीएससी करेंगे, चैप्टर ये कर लें, इससे चैप्टर से निकाल कर लाएंगे यूपीएससी का क्वेश्चन। थोड़ा सा कुछ अलग भी रहेगा यूपीएससी का, तो देख लेंगे जो सिमिलर टाइप का रहेगा, क्योंकि कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ देता है इसमें। इस पर रिसर्च चल रहा है ना, तो कुछ नया नया जो अपडेट होता है उसको भी पूछ देता है यूपीएससी। एक बार देख लेंगे क्या बेसिक क्वेश्चन है यूपीएससी में, चैप्टर देख लेते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा थक गए, काम बोलते बोलते पानी नहीं है। बोलिए तो पानी के लिए 1 घंटा और लेना है क्लास। यस वाला आह, खाने। यहाँ पे सब बोलते हैं तो आवाज आता है क्या? पता है, यहाँ से जो बोलते हैं, जो ऑनलाइन सुना सुना जैसे आप यहाँ बोल रहे हैं यहाँ सामने तो बहुत अच्छा से क्लियर आवाज आता है, लेकिन आप पीछे घूमते हैं, हाँ वो प्रॉब्लम है। यूट्यूब पे ऐसी बोल नहीं पाता। ये तो फिर पता जब क्लियर नहीं आता तो मन करता वीडियो में। हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे इस बात का। हाँ। इसीलिए ज्यादा अब यहीं पे खड़ा होते नहीं, पहले पीवाईक्यू तो बनाए हैं 1995 से 2025 तक। बोल सब सोनी बोल। नहीं अभी, हाँ, न्यू न्यू क्वेश्चन करवा दीजिएगा साथ। न्यू न्यू, ये न्यू न्यू क्वेश्चन क्या है? न्यू सर कितना पहले करंट अफेयर, सर ब्लैक कॉफी ऑनलाइन भेजते थे। कितना पहले नहीं, नॉर्मल पर करंट अफेयर्स में जो हुआ होगा, हर सब्जेक्ट को ना क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं पढ़ा जा सकता, इन लोग को आदत लग गया है क्वेश्चन पढ़ने की। अब मेरा कभी भी आज तक क्वेश्चन पढ़ने का आदत नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन में ना लिमिटेशन हो जाता है। मैं हमेशा तैयार करके जाता था कॉन्सेप्ट को, कुछ भी पूछे कहीं से भी पूछे कुछ, और ये स्ट्रेटजी हमेशा काम की है, प्रीलिम्स आज तक नहीं रुका है कोई भी एग्जाम। अब मेंस में तो खैर राइटिंग स्किल है, कभी ऊपर नीचे होता रहता था, कभी इंटरव्यू कॉल आ गया, कभी नहीं आया, क्योंकि वो हर साल का अलग डिमांड होता था। लेकिन प्रीलिम्स नहीं रुका, क्यों? क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाते थे, या तो नहीं पढ़ते थे या तो पढ़ते थे, क्वेश्चन देख के नहीं जाते कि क्वेश्चन हम 10 को लगा लिए। हाँ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जरूर बनाते थे, इसलिए थैंक यू। अरे सर आप लोग भी ना थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज कीजिए। क्वेश्चन के फॉर्मेट में ठीक है, पढ़ना अच्छा लगता है कि वो हो रहा है, लेकिन ट्राई कीजिए ना कि उस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन तभी आप कवर कर पाएंगे जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आपको इधर उधर मार्केट से क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं। और ये टेस्टेड स्ट्रेटजी है, ये जो सिर्फ पी वाई क्यू बनाकर जाता है उसका सिलेक्शन होता है। और पी वाई क्यू सिर्फ इसलिए नहीं कि पी वाई क्यू सिर्फ रिवीजन के लिए और ये देखने के लिए कि पैटर्न कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर पढ़ेंगे किसी टॉपिक को
तो लिमिटेड आपका होगा वो रिवीजन, है ना, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस होगा, ना कि उस कॉन्सेप्ट पे फोकस होगा। और जब इस कहानी की तरह सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे कहानी की तरह कि हाँ इसके बाद ये हुआ, हम लोग रिवीजन भी ऐसे ही करते थे कहानी की तरह। जैसे एग्जाम से पहले पहला चैप्टर उठाए, इसको 10 मिनट में रिवाइज कर देना है, अच्छा इसके बाद ये हुआ था, लैपलास आया, उसके बाद ये दिया, ये थ्योरी दिया, इसमें ये फैक्ट था, ये सारी चीजें। तो इसका थोड़ा देखिए, इसी टाइप से आपको रिवीजन की जरूरत है। और ज्योग्राफी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम। डायग्राम आपके दिमाग में है अगर, तो उससे रिलेटेड हजारों क्वेश्चन बन सकता है जो आप कवर नहीं कर सकते। एक डायग्राम से हजारों क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो आप क्वेश्चन फॉर्म में कवर नहीं कर सकते हैं। कितना क्वेश्चन बनाएंगे? तो ज्योग्राफी खासकर उस तरह से आप नहीं कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए यूपीएससी का कि क्या पूछा है। इन क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन फॉर्मेट में करा रहे हैं, लिमिटेड, क्योंकि ज्योग्राफी एक सीक्वेंस है, बिना सीक्वेंस उसको समझे ना आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन देकर उसमें हम वो नहीं कर सकते हैं लिमिटेड, क्योंकि उसमें डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, ये सब चीजें। तो यहां तक समझ गए, है ना? सीक्वेंस सब देखते जाइए और देखिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही से आता है ना, थ्योरी से। नेक्स्ट, हाँ, तो तारे बन गए और प्लैनेट भी बन गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तारों का निर्माण कैसे हुआ है, तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। स्टार का फॉर्मेशन बिग बैंग ने एक्सप्लेन किया। जब क्रोड का टेम्परेचर 150 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, तब उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट। और उसके कारण न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब दो या दो से अधिक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके संलयन करके क्या बनाए, हेलियम के न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस में, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज हुई, है ना। तो इसको डायग्राम के रूप में अगर समझेंगे तो मान लीजिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये आपस में धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। फ्यूज होना मतलब ऐसे फ्यूज हो रहा है ना। इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज हो रहा है, फ्यूज होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा ना। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर क्या बनाएगा, बड़ा न्यूक्लियस। दो दो ही नहीं पॉसिबल है, दो या दो से अधिक, कई सारे पॉसिबल है ना। ये आपस में फ्यूज हो गए, यानी एक बन गए और एक बन के हीलियम का न्यूक्लियस बन गए, क्योंकि उस न्यूक्लियस का मास, एटॉमिक मास इतना था जो कि हीलियम के एटॉमिक मास के बराबर था, दोनों फ्यूज हुआ तो, है ना। इसका जैसे एटॉमिक मास 1 और इसका एटॉमिक मास 1, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, और दोनों मिला तो एटॉमिक मास इतना हुआ, जब उसका भार निकाला गया तो 4 एटॉमिक मास के बराबर था। 4 एटॉमिक मास किसका होता है, हीलियम का। तो इसीलिए बोला जाता है कि दो या दो से अधिक हाइड्रोजन आपस में फ्यूज करके हीलियम का न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने लगे। और इस प्रोसेस में हीट और लाइट एनर्जी रिलीज हुई, हीट प्लस लाइट, हीट होगा तो लाइट एनर्जी निकलेगा। क्यों सर, नाभिकीय संघनन के द्वारा ही तारों में चमक, तारों में चमक क्या होता है, चमक, तारों का चमक मतलब तारों से लाइट रिलीज हो रही है। तारों से क्या रिलीज हो रही है, लाइट। और लाइट क्या है, लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जब भी आप किसी चीज को गर्म करते हैं, गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो उससे क्या रिलीज होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसे गर्म करने पे किसी चीज को रेड दिखाई देता है ना, रेड क्यों दिखाई देता है, वो वस्तु रेड क्यों दिखाई देती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बताइए। फिजिक्स पढ़े हैं ना आप लोग, खाली क्वेश्चन बनाते हैं। फिजिक्स पढ़े हैं, बताइए, कोई भी वस्तु गर्म होने पर लाल क्यों दिखाई देती है, उससे
इंफ्रारेड रिलीज होता है, उससे आ, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें उत्सर्जित होती हैं, जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और उसी विद्युत चुंबकीय के तरंग के कारण वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट भी उसी के कारण होता है। अब कोई भी वस्तु लाल दिख रहा है, सूर्य लाल दिख रहा है, या फिर उससे लाइट निकल रही है, लाइट है क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग कहां से आया? उसके गर्म होने के कारण है। उसका न्यूक्लियस से हीट रिलीज हो रहा है, उसके न्यूक्लियस से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। और उस हीट एनर्जी के कारण कई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज हो रहे हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होते हैं सूर्य से? मेन तीन है मेनली, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज और इंफ्रारेड। यही होता है ना, और कुछ है? सूर्य से कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होते हैं? भी तो बोले अल्ट्रावायलेट, विजिबल, विजिबल में 7 कलर, विबग्योर, और एक इंफ्रारेड। और कुछ होता है? रेडिएशन रिलीज, हम जो तरीका बता रहे हैं ना पढ़ने का, उससे प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता है। लेकिन आप लोग का लिमिटेड है। आप क्या करते हैं ना, सीक्वेंस नहीं बिठाते, बनाते हैं। एक क्वेश्चन पढ़े, उस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, आप बस छोड़ दिया। अरे क्या जरूरी है कि वही क्वेश्चन आएगा या उसी से रिलेटेड फैक्ट्स आएगा? नहीं। तो कैसे करना है? जैसे आप पढ़ रहे हैं लाइट। अब लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है उसको भी जाके पढ़िए, वो भी कनेक्ट करके वहां पढ़िए, कनेक्ट करके पढ़िए जहां तक नहीं खत्म हो, उसके उसके लास्ट एंड तक पढ़िए। तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट पूछ सकता है। आप लिमिटेड पढ़ेंगे ना, लिमिटेड करेंगे, तो आप तो गेस नहीं कर सकते ना कि यहीं तक कि क्वेश्चन में जितने ऑप्शन है वही पूछेगा। मान लीजिए क्वेश्चन में जितने ऑप्शन है उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता चल गया, तो क्या उतना ही पूछेगा वो? आपके दिमाग के अनुसार तो नहीं वो क्वेश्चन बनाएगा। वो क्या करेगा, उससे भी बियॉन्ड जाके पूछेगा। तो उसका तरीका क्या है? जैसे पढ़ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं तो नाभिकीय संलयन आया। अब नाभिकीय संलयन को भी जाके पढ़ना है अच्छे से। है वो फिजिक्स का पार्ट, लेकिन ज्योग्राफी में अब रिलेटेड है। तो नाभिकीय संलयन नहीं समझेंगे तो कहां से समझ पाएंगे कि आप क्या करेंगे, बस याद रट लेंगे नाभिकीय संलयन से, है ना। नाभिकीय संलयन के कारण उष्मा और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है आप जान ही नहीं रहे। नाभिकीय संलयन होता क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं, मेरा ऐसा पढ़ने का तरीका नहीं था। मैं नाभिकीय संलयन भी जाके पहले पढ़ता था, तब तक क्लियर नहीं होता था, तब तक उसको। अब बोलेंगे समय नहीं है, समय तो बहुत सारा है, सबके लिए उतना ही समय है। मेरे लिए भी उतना ही समय था, मैं तो 3 महीने में प्रीलिम्स क्लियर किया था यूपीएससी का, लेकिन मेरा पढ़ने का तरीका अलग था। अब कोई प्रैक्टिस नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिए। मैं उन सब में ज्यादा बिलीव ही नहीं करता था, टेस्ट सीरीज देना। मुझे बस इतना पता था, मेरे ब्रेन पे मुझे बिलीव था कि मैं अगर पढ़ाऊं कॉन्सेप्ट तो सही कर गया, कुछ भी क्वेश्चन होते। ऑप्शन तो वहीं से होगा ना, कि ऑप्शन भी चाहिए, ऑप्शन ही नहीं देगा? ऑप्शन तो देगा ना, ऑप्शन तो वही 4 में से होगा ना। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्यों नहीं बनेगा वो? नहीं बनने का एक ही मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसी के कारण नहीं बन रहा है विच टाइप ऑफ रेडिएशन रिलीजेस। और दूसरा, क्यूरियोसिटी दिमाग में नहीं क्रिएट हो रहा है। क्यूरियोसिटी होता है कि जैसे मेरे अंदर अभी क्यूरियोसिटी हुआ, मैं सर्च कर रहा हूँ कि भाई ये 3 रेडिएशन के अलावा और क्या निकलता है। इससे कितना ज्ञान बढ़ता है। मैं पूरे 3 महीना यही किया, बैठता था किसी टॉपिक को लेकर और उसका ऐसे ही सर्च करते रहता था। इतना सर्च कर लिया मैं कि इतना वास्ट मेरा वो हो गया, वाइड। अब गया एग्जाम में, क्वेश्चन देखा तो बोला कहीं ना कहीं सब रिलेटेड है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ देखा हुआ है, और एलिमिनेट करना स्टार्ट किया, बन गया कुछ। तो ये प्रीलिम्स निकालने का ये तरीका है, अपने पढ़ने के उसको वाइड को रेंज कीजिए, ना कि लिमिट कीजिए उसको। विच टाइप ऑफ रेडिएशन आपके दिमाग में आया कभी कि सूर्य से कौन कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है? वही देख रहे हैं। 3 तो ऑब्वियस है, वेल नोन है, कि अल्ट्रावायलेट, सब निकलता है। अच्छा, तो वो फोटोस्फेयर के लिए हुआ।
द सन एमिट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन प्राइमरी जनरेटर बाय न्यूक्लियर फ्यूजन इन इट्स को। देखिए सारे रेडिएशन का सोर्स क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। उससे हीट जनरेट होता है, फिर रेडिएशन निकलता है। जहां भी हीट जनरेट होगा वो रेडिएशन निकलेगा, यानी विकिरण। रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? विकिरण। क्या है रेडिएशन? रेडिएशन क्या है? इट्स अ वन ऑफ द टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ हीट फ्लो, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का एक तरीका। हीट ट्रांसफर का क्या है? एक तरीका है क्या? रेडिएशन। कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन है रेडिएशन। चालन, संवहन और विकिरण। तो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसी। और वो रेडिएशन जो है वो एक वेव के रूप में है। लाइट क्या है? एक वेव है। वो भी कैसे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। समझ रहे हैं ना? उदाहरण तो कौन कौन से हैं और वो कहां से रिलीज हो रहा है? तरंग के कारण तो अंतरिक्ष में भेजती है विकिरण, तरंग के कण को अंतरिक्ष में भेजती है। ये अलग ही कॉन्सेप्ट। ओके, तो कहां से रिलीज हो रहा है? उसका सोर्स क्या है? हीट, या फिर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वही सोर्स है। तो कौन कौन सा रेडिएशन? मुझे लग रहा है सारे रेडिएशन। कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? विद्युत चुंबकीय तरंग कितने हैं? देखा तो तीन ही है यार इसमें। इंफ्रारेड, विजुअल लाइट जो मैंने बताया था, अल्ट्रावायलेट। द सन आल्सो रिलीजेस अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ रेडियो वेव्स, एक्स रेज एंड गामा रेज। स्मॉलर अमाउंट, लेकिन मेनली मेरा पॉइंट, मेनली तीन ही है। कौन कौन? अल्ट्रावायलेट, पाराबैंगनी, विजुअल, इसमें 7 कलर है, और इंफ्रारेड, ये मेनली है। इंफ्रारेड जो रेडिएशन है ना, उसी के कारण हीटिंग इफेक्ट। सन में जो हीटिंग इफेक्ट है, धूप लगता है तो गर्म लगता है ना आपको, इस रेडिएशन के कारण। इंफ्रारेड हीटिंग इफेक्ट हमेशा देखिएगा, इंफ्रारेड हीटिंग इफेक्ट देता है। जो जैसे आग जला, गर्म लग रहा है, किसके कारण? वो इंफ्रारेड रेडिएशन। समझ रहे हैं ना? तो ये तीन रेडिएशन है, लेकिन बोला है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सरेज भी है, गामा रेज भी है, और रेडियो वेव्स भी है। यानी सारे हो गए, यानी सारे निकलते हैं, लेकिन मेजोरिटी में क्या निकलता है? तीन, अल्ट्रावायलेट, विजुअल और इंफ्रारेड। समझ रहे ना? तो ये चीजें याद रखिए। अब ये रेडिएशन क्यों निकल रहा है? रेडिएशन क्यों निकलता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, रिएक्शन हुआ, उसमें रेडिएशन निकला। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या निकलता है? नाभिकीय विखंडन में क्या निकलता है? अल्फा बीटा गामा, जिसमें सिर्फ गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पता है ना? एक मिनट, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स विखंडन होना। रेडियो एक्टिव, रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं उसके न्यूक्लियस टूटते हैं। यहाँ जुट रहे हैं ना, संलयन हो रहा है, लेकिन वहां पे क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, और टूटने से एनर्जी, उसमें भी हीट एनर्जी निकलती है, जिसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं, है ना? उसी से स्टीम बनाते हैं, स्टीम बना के टरबाइन को घुमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ और क्या निकलता है? अल्फा बीटा और गामा रेज निकलता है। उसमें सिर्फ गामा रेज जो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अल्फा बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? किस तरह का? वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं, जिसे मीडियम की आवश्यकता नहीं। ओके, तो फिजिक्स तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए ज्योग्राफी भी स्ट्रांग है कि नहीं? फिजिक्स बिना ज्योग्राफी, फिजिक्स का ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे? ओके, अब रिलेट करके चलिए, वो आप नहीं रिलेट कर पा रहा था तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आसान होगा आपके लिए। चलिए, उसके बाद बन गया ये। इससे ज्यादा प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता है। जितना हमने डिस्कस किया ना, वहीं से कुछ फैक्ट बना के दे देगा। जितना मैंने अभी डिस्कस किया है ना, उसी से फैक्ट बना के, सेंटेंस बना के वहीं से दे देगा। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। एक चीज और आ सकता है, वो भी सेंटेंस के फॉर्मेशन फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है, वो है पृथ्वी का विकास। पृथ्वी का विकास, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स
ये आज खत्म कर देते हैं, तो कल फिर सोलर सिस्टम करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का विकास, यानी शुरुआत में पृथ्वी कैसा था या कोई भी ग्रह कैसा था, गैस के गोला, गर्म गैस का गोला था। गर्म इसलिए क्योंकि वो न्यूक्लियर फ्यूजन उससे न्यूक्लियस से ही अलग हुआ, तो गर्म गैस का गोला था। ठीक है, गर्म गैस का गोला था। तो आज के डेट में जो जैसा पृथ्वी हमें दिखता है, जिसमें स्थल मंडल है, लिथोस्फेयर है, एक्टिनोस्फेयर है, कोर है, मेंटल है, तो ये कैसे बना, या फिर एटमोस्फेयर है कैसे बना, या हाइड्रोस्फेयर जलमंडल है वो कैसे बना, उसी को कहते हैं पृथ्वी का विकास, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी देखिए, इसमें समझिए कुछ नहीं, सीक्वेंस याद रखिए। पृथ्वी जब गर्म था, तो गर्म था तो पहले क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा हो, ठंडा होगा ना, तो ये पृथ्वी क्या कर रहा है, अपने अक्ष पे रोटेट कर रहा है। रोटेट क्यों हो रहा है, कोई भी प्लैनेट रोटेट क्यों कर रहा है, सारे प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे रोटेट क्यों कर रहे हैं, वो तो रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट क्यों कर रहे हैं, प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं क्योंकि जब इनका फॉर्मेशन हुआ था, जब शुरुआती दौर में थे, यंग स्टेज में थे, तब इनसे कई सारे सेलेस्टियल बॉडी टकराए, और टकराने के कारण इनमें एक टॉर्क क्रिएट हुआ। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, पीछे से कोई ऐसे धक्का देके निकल जाएगा, तो मैं तो घूमते रहूंगा ना। इनर्शिया के कारण अभी भी घूम रहे हैं, जड़त्व के कारण अभी भी क्या हो रहा है, अपने मास के कारण अभी भी घूम रहे हैं, रोकने वाला कोई है नहीं। तो टकराव के कारण ये आता है स्टेटमेंट। अब मैं सब नोट्स में लिखवा चुका हूँ, लिखवाने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ भी सारे मैंने लिखवाया है कि रोटेट है। फिर हाँ, उल्का पिंड या फिर धूमकेतु से टकराया है, उल्का पिंड, ज्यादातर उल्का पिंड और कॉमेट से होता है, धूमकेतु उससे टकराया, और टकराने के कारण जो टॉर्क डेवलप हुआ, उसके कारण अभी भी क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूर्णन गति क्यों कर रहा है, टकराव के कारण दूसरे खगोलीय वस्तु, खासकर धूमकेतु और उल्का पिंड से। और रिवॉल्व क्यों कर रहा है, रिवॉल्व मतलब पृथ्वी का चक्कर, सूर्य का चक्कर क्यों लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। किसी चीज को सर्कल में घूमने के लिए एक अंदर की तरफ अभिकेंद्रीय बल चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, और शुरुआती जो गति था वो टेंजेंशियल था, लेकिन वो लगातार इधर खींचने के कारण वो सर्कल में घूम रहा है। तो घूर्णन गति, परिक्रमण गति का कारण क्या है, रिवोल्यूशन का कारण क्या है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, the centripetal force provided by the gravitational pull of sun, that is the cause of revolution of any planets. And what is the cause of rotation of planets, घूर्णन गति का कारण क्या है, collision with different celestial bodies, धूमकेतु और उल्का पिंड, मेटेरोइड्स एंड कॉमेट्स। ओके, ये सब चीज याद रखिए। अब देखिए, अब कोई भी वस्तु जब घूमती है, अभी बताया था मैंने, घूर्णन के कारण उससे हीट लॉस होता है, उसके सतह से, सरफेस से हीट लॉस होता है, उष्मा का ह्रास होता है, तो ठंडा होगा ना बॉडी। तो पृथ्वी भी क्या हो रही थी, धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, गैस गर्म गैस के गोले के रूप में थी, ठंडी हो रही थी। और ठंडा होकर कोई भी वस्तु क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो बाहर का तापमान तो कम हो रहा था, हीट लॉस होना, सरफेस हमेशा हीट सरफेस से लॉस होता है, ठीक है, लेकिन अंदर का तापमान बढ़ रहा था, और वो तापमान अभी भी है। एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी कि पृथ्वी का जो आंतरिक हीट है, इंटरनल हीट है अभी भी अंदर में, वो उसका कहां से आया, तो उसमें बहुत सारे रीजन है। एक रीजन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एक रीजन रेसिडुअल हीट मतलब उस समय का हीट जो बचा रह गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तो बाहर से तो ठंडा हो रहा था, लेकिन अंदर में कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, पार्टिकल के बीच कॉल्यूजन होगा और वो हीट गर्म होता जाएगा। तो अंदर से गर्म हो रहा था पृथ्वी, बाहर से ठंडा हो रहा था, अंदर से गर्म हो रहा था, संकुचित हो रहा था, कोलिजन बढ़ रहा था, जिसके कारण अंदर से, और वो हीट अभी तक जमा रह गया। तो पहला क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अंदर का हीट इंक्रीज होने लगा, और अंदर के हीट इंक्रीज होने के कारण धीरे धीरे गैस कॉन्डेंस होकर, अंदर का कॉन्डेंस होकर बन गया था सॉलिड, या जो भी एलिमेंट्स थे अपने एलिमेंटल फॉर्म में थे, लेकिन वही हीट होने के कारण वो पूरी तरह से, हाँ, पूरी तरह से सॉलिड ना होकर किसमें चले गए, पिघले हुए अवस्था में चले गए। और जब कोई भी वस्तु जब पिघला हुआ अवस्था में रहता है, तो अपने द्रव्यमान के हिसाब से, सॉरी, अपने घनत्व के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से वो सेटल हो जाता है। ज्यादा घना वस्तु, हाईली डेंस वस्तु नीचे बैठ जाता है, और
हल्की वस्तु ऊपर चली जाती है। तो यहाँ भी हुआ, जो अंदर इतने सारे मेटल्स थे, मेटल्स कहाँ से आए? कि सूर्य का जब फॉर्मेशन हुआ तो मेनली पहले हाइड्रोजन गैस बना और न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद हीलियम गैस बना, लेकिन कुछ दूसरी तरह के भी एलिमेंट फॉर्म हुए वही एटम से। हाँ, जो जैसे फॉर्मेशन हो रहा, जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ उसी तरह और भी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। ये सारे एलिमेंट पृथ्वी में भी कुछ एलिमेंट थे, जिसमें मुख्य था सिलिकॉन था, निकेल था, आयरन था, एल्यूमिनियम था, मैग्नीशियम था, ये सारे एलिमेंट्स थे अर्थ के अंदर, सल्फर, ये सारे एलिमेंट लेकिन पिघले हुए थे। पिघलने के बाद क्या हुआ, जो भारी था वो नीचे बैठ गया और जो हल्का था ऊपर चला आया। इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नहीं, मैग्मेटिक, मैग्मा से बना है, मैग्मा से बना है, मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन, यानी मैग्मा विभेदन। अलग अलग डेंसिटी का मैग्मा अलग अलग जाकर सेटल हो गया, तो कोर में जाकर बैठ गया। जो भारी था आयरन और निकेल, हल्के वाले ऊपर चले एल्यूमिनियम, और जो मध्यम बीच वाले थे मैग्नीशियम वो बीच में रह गए। और इससे हमारे डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी स्थलमंडल लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? एटमॉस्फेयर कैसे बना? जब अर्थ ठंडा हो रहा था, कोई भी वस्तु जब ठंडी होती है, खासकर गैस, तो उसके अंदर से गैस निकलता है ना ठंडा होने के लिए। रोटी जैसे ठंडा, चावल ठंडा हो रहा है, उसके अंदर से गैस रिलीज होगा तभी तो ठंडा होगा, गैस निकलते हैं। गैस निकलने से खुला छोड़ देते हैं हम लोग। तो पृथ्वी के अंदर से भी गैस निकल रहा था, तो कुछ गैस निकला, नाइट्रोजन, आर्गन, मुख्यतः उसमें CO2, मुख्यतः क्या था? CO2 गैस, और वाटर वेपर भी निकला। समझिएगा, दो चीज मुख्य है यहाँ पे। नाइट्रोजन तो निकला ही, नाइट्रोजन बाद में भी ऐड हुआ वोल्केनिक इरप्शन के कारण, लेकिन नाइट्रोजन निकला शुरुआती। आज जो 78% नाइट्रोजन है उसमें कुछ मैक्सिमम नाइट्रोजन उसी समय निकल गया। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीगैसिंग, विगैसीकरण, हिंदी में विगैसीकरण। तो पहला स्टेज में जो याद रखना है, हमें क्या रखना है? मैग्मा विभेदन, ये प्रोसेस को, जिससे क्या बना? अस्थल मंडल, मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन। किसी को प्रॉब्लम मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन में पूछ लीजिए, यही सब टर्म पूछेगा टीटी में। ये तो यही पूछ लिया, बोला ऑनलाइन में कोई पूछेगा। देखिए, पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो बाहर हमेशा हीट लॉस होता है सरफेस से, तो बाहर का सतह तो ठंडा हो रहा था, लेकिन ठंडा होने के कारण कोई भी वस्तु क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट, संकुचित। संकुचित होने के कारण पृथ्वी के अंदर कॉलिजन पार्टिकल्स के बीच में, तो हीट जनरेट हुआ। अंदर से पृथ्वी गर्म हो रही थी, अंदर से हीट जनरेट हो रहा था। उस हीट के कारण जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी तत्व थे, वो पिघल गए, पिघले हुए अवस्था में, वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाए अभी तक, कुछ जगह पे सॉलिडिफाई नहीं हो पाए। तो वो एलिमेंट्स तत्व जो है पिघले हुए अवस्था में थे। और जब कोई भी पिघला हुआ अवस्था में रहता है तो जो भारी होता है ना, वो नीचे बैठ जाता है और हल्का वाला ऊपर आ जाता है। यही हुआ वहां भी, जो भारी तत्व थे, आयरन था, निकेल था, वो नीचे बैठ गया, एल्यूमिनियम ऊपर चला आया, और जो मैग्नीशियम बीच का था वो बीच में रह गया, और इससे डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन हुआ। इसी को कहा जाता है मैग्मा विभेदन, मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन। और इससे क्या बना? स्थल मंडल, अलग अलग लेयर बना ना क्रस्ट मंडल को। ओके, यही बताएं। दूसरा स्टेज ये स्थल मंडल। वायुमंडल कैसे बना? इसका दूसरा स्टेज है वायुमंडल कैसे बना। तो इसमें पहले क्या प्रोसेस हुआ? डीगैसिंग, इसको करते हैं, एक ना पूछता है डीगैसिंग, यानी वी गैसीकरण। इसमें क्या हुआ? इसमें नाइट्रोजन निकला। कौन कौन सा गैस था देखिए तो? ठीक है, वो देख लेंगे। देखिए, डीगैसिंग से पहले क्या हुआ? पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस था। किसी भी प्लैनेट्स के वायुमंडल में यही गैस होगा, क्योंकि किससे बना है, किससे अलग हुआ? सूर्य से। वही दो गैस ही था, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन हुआ क्या कि सोलर विंड्स के कारण, सौर पवनों के कारण ये क्या हो गए, इसके वायुमंडल से बाहर निकल गए। ये पहला काम हुआ। और पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो वहां पे एक क्रिया हुई, विगैसीकरण। विगैसीकरण में कौन कौन से गैस थे? देखिए वहां लिखवा है, नाइट्रोजन था, आर्गन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, CH4
SO2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और फ्री ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन यानी O। इतनी गैसें निकली अंदर से। पृथ्वी ठंडी हो रही थी, कोई भी चीज ठंडा होता है तो पहले क्या हुआ, जो पहले का वायुमंडल था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम था वो बह गया, किससे, सौर विंड के प्रभाव से। और जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो अंदर से गैस निकला, क्या, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब फ्री ऑक्सीजन, O सिर्फ, O निकला, O2 नहीं निकला, O निकला, जो कि हमारे काम का नहीं था। ये सारी गैसें निकली और इसके साथ साथ और क्या निकला, वाटर वेपर। और क्या निकला, वाटर वेपर, जलवाष्प। अब यहां समझिए, सबसे अधिक क्या निकला था, CO2। नाइट्रोजन भी था अच्छे अमाउंट में, इन CO2 सबसे ज्यादा निकला। अब वाटर वेपर जब पृथ्वी से बाहर निकलेगा तो ठंडा महसूस करेगा ना, अंदर बहुत गर्मी थी, बाहर ठंडा महसूस करेगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन, संघनन होगी, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में पानी की बूंदों में कन्वर्ट होगा, बादल का फॉर्मेशन होगा, वर्षा होगी। वर्षा हो स्टार्ट हुई। अब देखिए, वर्षा स्टार्ट हुई और एटमॉस्फेयर में क्या था, CO2। तो उस, और CO2 एक जल में घुलनशील गैस है, वाटर सोल्यूबल गैस है। तो वर्षा के जल में घुलकर कहाँ पहुंच गया, जो गड्ढे थे ना पृथ्वी के ऊपर, गड्ढे थे बहुत सारे, उनका पिंड ये सब टकराए हुए तो गड्ढे बन गए थे, उन गड्ढों में वर्षा का जल जमा होने लगा और उसमें CO2 घुला हुआ। यहाँ तक ठीक है। और अब देखिए, जैसे CO2 कम होगा तापमान और भी ड्रॉप होगा, क्योंकि CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, तापमान बढ़ाकर रखता है। तो एटमॉस्फेयर में जैसे ही CO2 कम हुआ, तापमान और डिक्रीज हुआ, और कंडेंसेशन की प्रक्रिया हुई, वाटर वेपर तो था ही, और कंडेंसेशन हुआ, संघनन, और वर्षा हुई। इस तरह से कई वर्षों तक वर्षा होती रही और गड्ढों में जल भर गया, इससे सागर का निर्माण हुआ। और उस सागर में क्या था, CO2 घुला हुआ। अब देखिए लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बादलों के टकराने से लाइटनिंग हुई, और इस लाइटनिंग में एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन तो था ही और हाइड्रोजन भी था। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना लिए, अमोनिया। और अमोनिया, अमोनियम आयन या अमोनिया बना, और यही अमोनिया से बना प्रोटीन। इसी अमोनिया से क्या बना, प्रोटीन, और सेल का फॉर्मेशन हुआ। सेल का पहला सेल, सिंपलेस्ट सेल किसका बना, कोशिका, ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया है वो, ब्लू ग्रीन अलगी, जो सिंगल सेल का है। सेल बना, कैसे बना, अमोनिया। अमोनिया ही जब बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है अमोनिया, उसी से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, सेल का फॉर्मेशन उसी से हुआ। और पहला जीव बना अमीबा, ब्लू ग्रीन अलगी, सॉरी अमीबा नहीं, ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और इसके पास ग्रीन पिगमेंट था, हरित लवक था, तो हरित लवक था ही, CO2 अवेलेबल है ही, जल है ही, रिएक्शन स्टार्ट हो गया अंडर सनलाइट। हाँ, CO2 प्लस H2O अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या करता है, रिएक्शन स्टार्ट करता है। और इसमें जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, वो क्या करते हैं, वो उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। और क्या बना, C6H2O6 और O2 ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, समझ गए, फोटोसिंथेसिस की क्रिया शुरू हुई और ऑक्सीजन रिलीज होने लगा। लेकिन ऑक्सीजन कहां पर रिलीज होता है, हो रहा था समुद्र में। और ऑक्सीजन भी क्या है, वाटर सोल्यूबल है, वो सॉल्वेंट के रूप में, मतलब सोल्यूबल के रूप में वो स्थित था सागर में। वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, घुलित ऑक्सीजन जिसको कहते हैं। इसीलिए ज्यादातर जीवन कहाँ शुरू हुआ, समुद्र में, जो कि घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकते थे, वैसे ही जीव बने। धीरे धीरे जब योर कनेक्शन सेशन, ओके, धीरे धीरे जब ऑक्सीजन खुलता गया, जब सैचुरेट हो गया, सॉल्यूशन कोई भी सैचुरेट हो सकता है, संतृप्त हो गया, अब उससे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं खुल सकता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होने लगा बाहर, बाहरी एटमोस्फेयर में। और फिर धीरे धीरे लैंड पे भी जीव की संभावना हुई, है ना, फिर वहां भी फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ। और आज के डेट में जो ऑक्सीजन है हमारे ब्रह्मांड में, वो ऑक्सीजन 21% पहुंचा।
शुरुआत से 21% नहीं था, वो धीरे धीरे बढ़कर 21% पहुंचा है। समझ गए? और नाइट्रोजन जो 78% है, एक तो शुरुआत में ही आ गया था इस प्रोसेस में, डिगैसिंग में, विगैसीकरण में, और बाद में जो ज्वालामुखी की क्रिया हो उसमें भी नाइट्रोजन निकला। तो सारा मिलकर आज के डेट में कितना है? 78%। और इस तरह से हमारे वायुमंडल का भी निर्माण हुआ, जलमंडल का भी निर्माण हुआ। हो गया क्लियर? CO2 घटकर कितना हो गया? 0.02%। अभी बढ़ के फिर से 0.03% हो चुका है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बाद। क्लियर है यहां तक? ये है जीवन, पृथ्वी का विकास।